सबसे पहले तो मीडिया के तमाम दोस्तों को इस मौके पे मेरे तरफ से और मेरे तमाम साथियों की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नए साल की आप सबको मुबारकबाद। उम्मीद की जाती है कि 2025 का साल जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। एक अच्छे मौके पर ये साल जो है इसकी शुरुआत हो रही है। मैं अपनी जगह याद करने की कोशिश कर रहा था कि जो 6 साल का अरसा मेरा वज़ीर आला की कुर्सी पर रहा, 2009 और 2015 जनवरी के दरमियान, क्या इस तरह का कोई इस बड़े पैमाने पर मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखा गया था या नहीं, और मुझे याद नहीं है कि इस तरह का हमने कोई प्रोग्राम जो है रखा था। बीच बीच में आप सबों से मुलाकात तो होती रही, लेकिन वो किसी न किसी या तो हादसे के बाद या मुद्दे को लेके आज जो है ये आपके साथ जो इंटरेक्शन, और खासकर हमने लफ्ज़ भी मुझे अफसरों ने कहा कि इंटरेक्शन का लफ्ज़ जो है वो सही होगा। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी ऐलान के साथ जुड़ा होता है, किसी मौके के साथ, किसी इवेंट के साथ या किसी बड़े ऐलान के साथ। इस मौके पर हालांकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे तरफ से कोई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं सबसे पहले तो शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई बड़ा ऐलान करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की बात जो है हम तक पहुंचे। और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो ज़रिया है वो मीडिया है, और इसलिए आज का ये जो ये प्रेस इंटरेक्शन जो है इसका आगाज़ किया गया। कोशिश की जाएगी जब आपके सवाल आएंगे तो as honestly as possible we will answer them। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की ज़िम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आमतौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं, और आमतौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह बांध के चलते हैं कि जिन वादों की बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने पूरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया
और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है, वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है, तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। हम अपनी जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं, लोगों के जो एस्पेक्ट डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतर आने के लिए हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात का जो है हमें उनका कदर करना होगा, और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज़ करना होगा, उन पर उतर आना होगा। तो बहुत सारे ऐसे सूरत हाल हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। अब मैं जानता हूँ कि उनको लेके सवाल तो आ ही जाएंगे, तो फिलहाल मैं एक एक करके उनको यहाँ छेड़ूंगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपके सवाल आ जाएंगे तो कोशिश की जाएगी कि जवाबों के ज़रिए जो है मैं उनको एड्रेस करूं। अगर मुझको छोड़ के बीच बीच में मेरे जो यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साथी बैठे हैं, अगर इन्हें भी इनके महकमों के मुतल्लिक और हमारे मैनिफेस्टो के मुतल्लिक जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई सवाल होंगे तो प्लीज़ आप इन्हें भी डायरेक्ट कर दीजिएगा, ताकि ये भी आपके सवालों का जवाब दें। बट ओपनिंग रिमार्क्स पे मैं इतना ही कहते अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन साहब से कहूँगा कि वो इस प्रेस इंटरेक्शन को आगे जो है वो कंडक्ट करें। Thank you, sir. We will now have the interactive question and answer session. Before we begin, I would like to highlight a few important points. The Q&A session will be for approximately 45 to 50 minutes. We want that maximum number of people should get a chance to ask their questions and share their thoughts. So I request that you limit yourself to one question only and keep the question brief and precise. In case we have more time later on, we can have a second round of questions. Please raise your hand if you would like to ask a question, and my colleagues will pass you the mics. I also request that you introduce yourself before asking your question. With your permission, sir, we will now begin the questions. We begin with the front section. Please hold the mic. We have moved long distance. Has the longest number of travelers right now. Sorry, can I request you to please keep the mic as close to your mouth as possible, because I'm struggling to hear your question. That actually has been the phenomenon of last 10 years. So it is issues. But basically, in the last many years, we have passed through, it has been a long distance, long tunnel. There are issues. I understand the nightmares of honeymoon after you take over. I understand the issues that you have right now on your table. There are issues on the many things will change. But rather than getting into the economic subject, politics subject,
So you essentially have more investment, require more investment financial reserve in democracy in comparison to the autocracy that we have. My simple question is how soon or how far are we from a situation in which the media existed when you were last time? Actually, that is a question easier for you to answer than for me to answer. Where do you find yourselves today compared to pre-2014? I can't answer that for you. As far as I am concerned, my wish would be to see a free and open media, to see a media that is able to report facts on the ground as they exist, without any interference, without any pulls or pressures, without any telephone calls कि ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, इसको वापस ले लो. That is what I would like, and this interaction is a step in that direction. Nobody sitting here, at least as far as I know, has been told what they can and can't answer. Nobody has been given a slip of paper and asked, ये सवाल पूछ लो. You are free to put your hands up and ask whatever you like. Whether I can answer it or not is a different matter. And I would like for this not to be a one-off event. I can't say that on this scale it will happen all the time, but at least twice a year, if we can have a freewheeling interaction like this without an agenda, without a subject, and without sort of artificially imposed boundaries, maybe that will tell you where the press is today as opposed to my previous term. I mean, I'm often asked, did I learn any lessons from the last term? Yes, this is one of those lessons. Not having enough contact with you was, I think, a price that I paid in the previous government. Therefore, being more open and more accessible to you is something that I will definitely try to do in this term in office. आप माइक पकड़ लीजिए ना ताकि बाकी भी सुन लें. There is a concern among people that their land is not safe. For example, you must have seen people in Pulwama and Badgaon protesting that a new railway line is being built which is dispossessing them of their productive land, agriculture, horticulture, and a ring road is being extended. Now a satellite colony, there is a proposal for it, and NIT expansion in Pulwama. So a delegation from that village also met you. So how are you assuring the people from this concern? Because the agriculture department already has said that this is productive land has shrunk in Kashmir. So what is the assurance from this all this? ये इस सवाल की अपनी अहमियत है और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, खासकर ज़मीन को लेके. हम अपनी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते और ये वो ज़मीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया और अब उनसे वो ज़मीन वापस दी जाए. मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता. Development will also have to go hand in hand with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वक्त मुझे मिलने आया. They are concerned कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं. मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं. Not everybody is opposed to development here.
There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए, कहीं और ले लेंगे, और भी जिले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government, जब पुलवामा में बात हुई, उन्होंने मुझे फोन किया, कहना अगर उनको वहाँ नहीं चाहिए, मैं आपको जमीन ले लूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये NIT. वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ फिलहाल. So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. साहब फारूक वानी, राइटर कश्मीर पटेल. साहब जैसे आपका अभी आपका MP रोहला साहब जो लड़कों के सपोर्ट में रिजर्वेशन के साथ और उनको अपोजिशन ने उनका सपोर्ट किया, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? जमहूरियत है ना, हमने कब, और ये मैंने बार बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे, जनाब ये ऑटोक्रेसी है, खानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है, और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहाँ पे और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं. मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, जमहूरियत है, सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है. उस हक को MP साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी आप देखिए ना हालात कैसे बदल गए. मुझे वो साल याद हैं जहाँ पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात, एहतजाज की बात करना भी गैर कानूनी समझा जाता था. हमारे घरों पे और गेटों पे ताले लगते थे जब हम कहते थे कि हम घर से बाहर निकल के एहतजाज करेंगे. उनका एहतजाज चीफ मिनिस्टर के गेट तक पहुंचा. मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई. इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, ना हम उनसे छुपेंगे. उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना. लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूँ. रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है. वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे. उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है. लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है. हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा. ये रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे. मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे. लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court. जहाँ तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया. अब मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहाँ पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, MPs को जोड़ दिया जाए, और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहाँ पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे MP साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी. के बाद आपने जो मीडिया को फ्री हैंड दिया है विद द कॉन्स्टिट्यूशन,
उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उमर साहब, आपको पता है नामसाइद हालात में अगर यहाँ किसी ने इस फ्रेटर्निटी को जिंदा रखा है वो प्रिंट मीडिया है, क्योंकि उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं। हमने क्या क्या उन दिनों सहा है और कितने जो हमारी जर्नलिस्ट के जो अजीज थे वो बेचारे शहीद हो गए। लेकिन एक ज़रीफी है कि 2017 में जो रेट्स है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के वो अभी भी 75% मीट रहे हैं, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं इस वक्त यूटी के। अब वही रेट हमें जो प्रिंटिंग देना पड़ता है उससे ट्रिपल हो गया है। इस पर आप जरा देखिएगा, क्योंकि बाहर हम ये सब भी जो प्रिंट मीडिया वाले इन्होंने मुझे कहा कि आप ये सवाल उठाए। और दूसरी बात जो सवाल है, क्या आप 2009 और 2015 के बीच में जो आप वजीर आला थे उसमें और इसमें आप क्या फर्क है? जहाँ तक एडवर्टाइजिंग रेट्स के हवाले से आपने बात की, नोट किया हुआ, सेक्रेटरी जो हमारे अभी अभी आए हैं इंफॉर्मेशन के, राजू साहब, इनसे और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से बात करके जो भी हमें इसमें करना होगा हम कर लेंगे। जहाँ तक 2014 से पहले और आज मेरे में फ़र्क क्या है, बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो गए, बुढ़ापे की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा हूँ। क्या बदलाव आया है या नहीं आया है, ये आप जब मेरा ये टर्म खत्म होगा उस वक्त कहिए ना। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ? मैं तो कहूँगा ना मैं बहुत अब ज़्यादा समझदार हो गया हूँ और बहुत मतलब काबिल अब हूँ, लेकिन मेरे कहने में कोई वज़न ही नहीं है। जब आप कहेंगे तो तब मुझे लगेगा कि वाकई फ़र्क आया है। तो जब 4 साल और 10 महीने लगभग रह गए हैं नए इलेक्शन को, उस वक्त बताइए ना पिछले टर्म और इस टर्म में अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आया है। मुझे थोड़ा सा फ़र्क फिलहाल नज़र, मैं आपसे कहूँ मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं एक मिसाल के तौर पे जो पिछले दिनों बर्फबारी हुई, मैं मान के चलता हूँ ना, अगर 2009 शुरू में इस तरह की बर्फबारी हुई होती मेरा रिस्पॉन्स इस तरह का नहीं होता। डीसीओ को मीटिंगों में शामिल करना, ऑनरेबल एमएलए से फीडबैक लेना, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये 2009 में मुझसे नहीं होता। आज हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बदलाव तो आ ही गया है। Umar Sahab, I guess it's a controlled interaction because mics are not being, far to... No, then you ask them to put your, as the director information have said, just put your hand up and it will reach you. Please pass them the mic. This is Pizza Last on the right. Why don't you do one thing? Those of you who want to ask a question, I'm sure most of you have pen and paper with you. Just put your names on a slip of paper, send it up to the director information. It will be easier than him looking for your hands, because that becomes a little tougher. Just send up a slip of paper, he'll go through those and call your names out one by one. Can I ask a quick one now? आप पूछ लीजिए ना। अच्छा उमर साहब, जब 370 को रिवोक किया गया उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट का ये कॉमन रेफरेन रहा कि मसले कश्मीर अब हमेशा के लिए हल हुआ है, has been resolved forever। लेकिन आपका जो हाई वोल्टेज कैंपेन था जिसमें लोग जुड़े, उसमें आपने कहा कि ये इलेक्शन बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है, ये शनाख्त बचाने के लिए, आइडेंटिटी के लिए। तो आप इस वक्त जाहिर है अभी बहुत कम अरसा हुआ है, लेकिन मसले कश्मीर अगर हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं एज लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हु हैज लेजिस्लेटिव मसल? एक मिनट के लिए अगर हम मान के भी चले ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस तरफ भी है ना। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चले कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो। और उमर साहब,
सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो पूछना जो लोगों को सब चुप रहा है, बिजली का जो इशू है, मतलब हर बार कहते हैं कि कई सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बेहतरी होगी, और खासकर विंटर्स में, क्योंकि समर्स में ऑब्वियसली विंटर होती है जनरेशन, हम भी कुछ चीज़ें समझते हैं, लेकिन विंटर्स में हर साल वही कहानी बताई जाती है कि अब होगा, ये होगा, लेकिन अभी भी सब तीनों टेम्परेचर ने इस साल काफ़ी हार्श है, लोग काफ़ी सफर कर रहे हैं बिजली को लेके सब जगह ना श्रीनगर आपने नॉर्थ साउथ विषय, तो ये ठीक कब होगा? आपने कहा मीटिंग जब 100% होगी, कुछ लोग कहते हैं कि मीटिंग जब होगी, तो कोई टाइमलाइन और ठीक क्यों नहीं हुआ? सर एक आपसे सवाल है, डिप्टी सीएम साहब से एक सवाल है सर आपसे, हमने बात की थी जब आपने मतलब किया था तो काफ़ी जोश में थे आप उस वक्त, तो आज 2 महीने के बाद जो स्टेट के आसपास बात हो रही है, आपको लगता है जो आपका एजेंडा है पूरा कर पाएंगे आप? जब आपने अंदर जाके हालात देखे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको लगता है आप कर पाएंगे वो, या फिर सब कुछ तभी होगा जब स्टेट जाएगा? थैंक यू। बिजली के हवाले से आपने जो सवाल किया वो सही है। हर बार सर्दियों में हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज़्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की ज़रूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। फ़िलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज़्यादा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कब तक हल होगा? जितने ज़्यादा हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएं, तो कम से कम अगर सर्दियों में उनकी जनरेशन कम हो, गर्मियों में हम वो पावर जो है हम बैंक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज़्यादा बिजली जो है वो बैंक करें, ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले। लेकिन मीटरों के हवाले से आपने बात की, ये हकीकत है। फिलहाल हमारे जम्मू कश्मीर के जो AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% से ज़्यादा हैं। मतलब हर रुपए बिजली जो हम सप्लाई करते हैं उसमें से हम मान के चलते हैं कि 50 पैसे हमें वापस नहीं आएंगे। हालांकि हमारे मुकाबले में जो रियासतें हैं उन्होंने इस नंबर को अब 10, 15, 17% पे उतारा हुआ है। हम आज भी 50% से ज़्यादा हैं। तो हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम हम भी 20% से कम अपनी AT&C लॉसेस को लाएं, ताकि और ज़्यादा बिजली हम लोगों को सप्लाई करें। इसके साथ साथ हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहाँ अग्रीमेंट होगी वहाँ पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते। हम यूनिट सिर्फ वहाँ मेजर करते हैं जहाँ मीटर लगा। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फ़ायदा होगा मीटर का। डिप्टी सीएम साहब का अनशेड्यूल्ड पावर कट सिर्फ तब होते हैं या तो हमें सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ता है। उसके लिए भी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज करें, ताकि लोगों को पता चले किस इलाके में कहाँ पे शेड्यूल के मुताबिक हमें मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ेगा। अनशेड्यूल्ड तब होता है जबकि या तो ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई सिस्टम में फेलियर हो। उसमें कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उसको दुरुस्त किया जाए और बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो। आपने डिप्टी सीएम साहब पे कुछ पूछा था कि अब क्या लग रहा है आपको? इतना ही जोश है, हाउस में जोश। देखिए, हमें समझ नहीं आती कि ये बार बार आप ये सवाल क्यों हमें पूछते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर आज कहूँगा, फिर मैंने वही कहा उस समय। जी 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 फिर 20 दिन और है ना। अभी 2 महीने ही हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हम कहें कि जो हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो इलेक्शनों में हमारी पार्टी ने वादे किए थे, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हम नहीं कर रहे। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने पहला ही रेजोल्यूशन वहाँ पे पास किया और कहा कि हमें स्टेट का दर्जा दोबारा दिया जाए वापस।
हमारी खोई हुई इज्जत हमें बहाल की जाए। दूसरा, हमारी पहला हाउस लगा, पहले हाउस में ही हमने एक रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश भी किया और पास भी हुआ, जहाँ हमने कहा कि हमारा खोया हुआ स्टेटस, और जो आप हम खोया हुआ स्टेटस कहते हैं, ये वादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी है। अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें, जम्मू कश्मीर का रोजगार हम किसी बाहर को नहीं लेने देंगे। हम उसी बात को फिर उनको याद करा दें। इसलिए उन्होंने भी इलेक्शनों में कहा था, अगर आपको याद होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए तो उस रैली में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको आपका जो स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल करेंगे। तो आज 2 महीने हो गए हैं, ये सवाल काश वहाँ भी पूछा जाए कि आपने ये वादा किया था, और उम्मीद करेंगे आप जब वो कभी आएंगे, उनका कोई आएगा, आप उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक बात हम दावे से कहते हैं, जो हमने कहा है उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं और करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तभी आपके पास आएंगे। थैंक यू। We have received a lot of slips, so I'll call the names now. Request you all to be patient. We'll try and come to everybody. Ms. Navin from the Indian Express. State of metering, catering in JNK to check pilferage, and also what is it costing the exchequer right now to buy electricity from the grid? The CS is also here. The pilferage question came up in the sort of roundabout way in the answer that I gave. In terms of the metering, it's an ongoing process. It's part of the Government of India scheme. We are committed to implementing it, and we will. Obviously, the more metering that happens, the less pilferage there will be. That is actually the aim of this, and which is why both the JNK administration as well as the Power Ministry, Government of India, are keen to see these reforms go forward and take into their logical conclusion, which we will do. The second part of your question was how much is it costing us? What are we spending every day to buy electricity? 9,500 crores a year. 9,500 crores a year is how much we are spending to buy, and if you work on our AT&C losses of just over 50%, you can do the maths. That's what it's costing the exchequer. Mr. Nazim Masoodi from NDTV. So it has been more than 2 months you have taken over as Chief Minister. Are you comfortable with this dual control system, or how is it working? And there have been lots of friction points for the last 2-3 months, including appointment of advocate judges, even also the recent controversy was declaring holiday on Sheikh Mahmood Abdullah's birthday or the 13th July. How are you going to address these issues which are actually seen an attempt to undermine the elected government? Obviously, dual centers of power are not to anyone's advantage. If a government or any organization with dual systems of power was an effective means of governance or management, you would see it everywhere. The organization you work for, it has a chain of command, but ultimately authority is with one person. Whether it's in government, whether it's in business, whether it's in sport, whether it's in the security forces, ultimately systems work better when there is a single point of command. This is one of the sort of peculiarities of a union territory, that dual systems of power are built into the structure, which is why in my opening remarks I did mention that it is a learning sort of period for us, understanding where our authority begins, where it ends, where the authority of Raj Bhavan starts, where it ends. That said, I think some of the prickliness is more a figment of imagination than reality.
there have been one or two areas where there has been a difference of opinion in terms of whose authority it is. But it's not as widespread as you would like it to believe it is. Which is why there is an ongoing exercise on the part of the government to sort of, I don't know if codify the word is the right word to use, but at least to put into place our TOBR, our business rules, so that if there's any uncertainty or any clarity that is required, that clarity will be built into the system. On our part, the draft of this is being shared with some legal luminaries for their inputs and their suggestions. After it's framed up, then we'll send it in the correct scheme of things. It has to go to the Honorable Lieutenant Governor, and that's what we'll do. I understand that the holidays became a big story. Yes, in an ideal world, we would have liked to have had those 2 holidays because it's part of the emotional attachment we have. It's part of Jammu and Kashmir's history. That said, I don't believe either the martyrs of 13th July or Sheikh Mohammed Abdullah require one day to be remembered. Everything we do in some way is a continuation of their sacrifice for us. Every time a farmer goes out and tills his land or her land, it's part of Sheikh Abdullah's legacy. Every time children go to school and receive a subsidized or free education, it's part of his legacy. This hall that we're sitting in, it was conceived and put into place by him. It's part of his legacy. So his legacy doesn't begin and end on the 5th of December. And similarly, of the martyrs of 13th July. And that's how it is. Sarosh Kafir from News 18. Please raise your hand so that you can get the mic. Question is to education minister. गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें जो है वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में मिली। लेकिन हम अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो बांडीपुरा है वहाँ पे पहली क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती किताबें खरीदनी पड़ रही है स्कूल से। तो इसमें क्या करेंगे? जैसे आप सब जानते हैं कि एकेडमिक सेशन को चेंज करना पड़ा समर टू विंटर जोन में। उस वजह से किताबें जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगा जो अवेलेबिलिटी लाने में। लेकिन जो आप शिकायत करते हैं वो कहीं कहीं हमारी नोटिस में आया हुआ है, क्योंकि किताबें जो हैं टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी जनवरी एंडिंग तक सारी जो भी बुक्स हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि ज़बरदस्ती की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, उसके आगे ऑलरेडी जो है एक कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाई गई है, जोन लेवल पे बनाई गई है कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई शिकायत हो वो हमारी नोटिस में लाएं, ताकि उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी एक्शन होगा वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आपने बांडीपुरा का नाम लिया है और आप ज़रूर लिख लीजिए कि किस प्राइवेट स्कूल में। बांडीपुरा में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अक्सर बेशतर हमारे पास शिकायत आती हैं लेकिन नाम नहीं आता है। मैं आपके ज़रिए यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ, नाम ज़रूर लाइए स्कूल का, ताकि हम उस स्कूल के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकें और बाकी जो है वो उस चीज़ से रुक जाए। शुक्रिया। जीनत फजली फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। Omar Saab, it's been 2 months after you assumed the office of Chief Minister. And what are the promises that were fulfilled by the National Conference that were mentioned in your manifesto? Because your manifesto, when you released it, it became a big hit among people, and that is why they voted for your party.
as far as statehood or the restoration of restoration, Article 370, these are the very big issues, and onus lies completely on the central government when it wishes to restore. But apart from all these issues, what about the other issues? Because people have a lot of hopes as far as your manifesto was concerned, and that is why we saw that NC wave, because it was given a huge mandate. Look, I think it's important to understand that the National Conference Manifesto was based on a 5-year term of government. Not 5 weeks, not 5 months, but 5 years. That said, we're also aware that there are certain sort of time frames that we are supposed to adhere. First month, first 100 days, first 6 months, first year. And therefore, some of the things that we had promised may be symbolic but still important to us. The resolution in the first cabinet meeting for statehood, the resolution in the assembly for special status and constitutional guarantees, the reversal of the school zone. We were actually going to go ahead with the power announcement, but we felt that it was more important to actually focus on increasing the quantum of supply for the first few months and then go ahead with the free units that we were going to do. But otherwise, in terms of more open and transparent government, this is an indication of that. Public involvement in governance is part of our sort of commitment, which has been evidenced by our travel into the districts and having the district review meetings to involve public representatives and public delegations in government formation. But the report card that we will give you on the first 100 days, looking at our manifesto and those promises that we are able to fulfill within a UT. Some that we made would require statehood to come back as well. Fayaz Bukhari from Daily Excelsior. साहब आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि आपका 2 महीनों में बहुत अंडरस्टैंड किया कि ये जो नया सिस्टम है, तो मगर ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं लोगों को इस बारे में रिलेट नहीं है कि इनको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके मिनिस्टर साहब के पास जाना चाहिए या इनको राजभवन जाना चाहिए। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस सरकार का डोमेन क्या है और राजभवन का डोमेन? आपके पास इतना है वक्त, अगर है तो ना बैठिए आज पूरा दिन। जो हमें 2 महीने लगे तो चलिए ना, मैं आपको 2 महीने नहीं लगाऊंगा, आज का दिन लगा लीजिए ना। देखें, मैं कौन होता हूँ ये कहने के लिए ना कि राजभवन मत जाइए, और शायद आप में से कुछ ये चाहेंगे कि मैं ये कहूँ ताकि कल का आपका हेडलाइन यही होगा कि चीफ मिनिस्टर टेल्स पीपल डोंट गो टू राजभवन, जो मेरा कहने का बिल्कुल इरादा नहीं है। जाए ना जहाँ लोगों को लगता है कि उनकी सुनवाई हो सकती है, चाहे राजभवन हो, चाहे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हो, चाहे ऑनरेबल एमएलएस हो, चाहे हमारे अफसर जो यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि दरवाज़ा खटखटाने से उनका कोई मुतालबा हल हो सकता है, शौक से जाएं। जैसे मैंने नज़ीर के सवाल के जवाब में कहा, हम भी इसको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने TOBR जो है वो तैयार करने की। But there is no sort of problem with people going anywhere with their problems. And I don't think there is that much confusion. It's not as if घर में नलका लगाना है तो मिनिस्टर को मिलना है, लेकिन अगर घर के बाहर जो है बड़े पाइप को बनाना है तो उसके लिए राजभवन जाने की जरूरत पड़ेगी। There are ministers to deal with almost every department. If there is a problem to do with that department, come and see the honorable minister concerned. Imran Naigu, Gulistan. जी। शुक्रिया उमर साहब। पहले ये खुशी हो रही है कि 2019 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में हेड ऑफ द स्टेट के पास मीडिया है।
तो इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट सबको किया, ओपन इन्विटेशन था। तो मुझे याद है कि 2 साल पहले मैंने ही आपको आपके ऑफिस के बाहर एक सवाल पूछा था और उसका आपने जवाब दिया था कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी तो 5 साल का हिसाब लिया जाएगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार 5 साल के दौरान जो हमारे पास बजट था, अलग अलग डिपार्टमेंट जिसके पास जो करोड़ों का पैसा खर्च किया गया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। एक दूसरा सर मेरा ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अमेंडमेंट हुई थी, वेटिंग लिस्ट की जगह पे रिजर्व लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना था, SO 61, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है यहाँ पे, उन्हें भी अभी तक उस स्टाइपेंड जो है वो नहीं मिल रहा है। और तीसरा सर अहम सवाल मेरा ये है कि हम तो सबकी स्टोरीज करते हैं, सबके इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एंटायर अक्रॉस द ग्लोब अगर देखें, शायद कश्मीर पहली जगह होगी है J&K जहाँ जर्नलिस्ट के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और थोड़ा सा अगर कोशिश की जाए कि मीडिया को थोड़ा यहाँ स्ट्रीमलाइन किया जाए, हालांकि हमने पिछले 3-4 साल से ये सवाल भी पूछे कि एटलीस्ट मीडिया को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए और ये पता चले जर्नलिस्ट कौन है। और मैं एक सप्लीमेंट्री पूछ लूँ आपसे ताकि मैं हाँ नहीं, अब स्ट्रीमलाइन किस तरह, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे कहा जाएगा कि हम मतलब मीडिया को या तो थ्रॉटल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन ये कि अभी चूंकि हम डिजिटल दौर में है तो अब मल्टीमीडिया का दौर है। अब इस मल्टीमीडिया की रेस में यहाँ सब जर्नलिस्ट हैं, तो अगर कोई बाहर कल तक रेडी पे था तो आज कल वो माइक लेके ऑफिस में जाता है, उसकी वजह से अच्छे जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म है। मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर आप चाहें मैं आपकी तादाद कम कर सकता हूँ। तादाद कम नहीं करना, बट स्ट्रीमलाइन करना एक Look, I understand that, but if there is a multiplication of organizations, it's not for me to tell who should be a journalist and who shouldn't. वो जहाँ जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनको करना होगा ना। बिकॉज कल को फिर शिकायत होगी कि लेजिटिमेट मीडिया हाउसेस को जो है रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही है या रिकग्निशन नहीं दी जा रही है कि आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अप्रूव नहीं हो रहे हैं। अब मैं आप ये मतलब मेरी तो पहले दिन से कोशिश थी कि आपका प्रेस क्लब जो है वो रिस्टोर हो जाए। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करें ताकि हम आपका प्रेस क्लब आपके हवाले कर सकें, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिनके साथ हम कल बैठ के बात करके समझ सकें कि आपके मसले क्या हैं और उन मसलों का हमने हल किस तरह करना है। तो वो हो गया तीसरे सवाल का जवाब। पहला सवाल आपका था कि क्या हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिपार्टमेंट मेरे पास हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान के पास हो, हर किसी मिनिस्टर से कहा हुआ है कि वो अकाउंटेबिलिटी लें, पता करें कि ना इससे पहले क्या हो रहा था, सही क्या था, गलत क्या था। जो गलत था उसको दुरुस्त करना है, जो सही था उसको आगे चलाना है। ये तो मतलब हमारी पहले दिन से कोशिश रही है। और जो दूसरा सवाल आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से था, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कह दूंगा, क्योंकि GAD भी यही देखते हैं, वो आपको बता देंगे। आपको मालूम होगा कि पहले एक नोटिफिकेशन निकला था कि वेटिंग लिस्ट को ख़त्म किया गया, लेकिन बाद में उसको रिवाइव किया गया वेटिंग लिस्ट। अभी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अभी भी अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई क्लैरिटी की ज़रूरत है, कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी। मोहम्मद हनीफ खान, न्यूज़ इनसाइडर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन आज सुबह ही एक फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट ने मुझे कॉल किया और रोते रोते उसने ये डिमांड की कि प्लीज़ आप ये सवाल जो है CM साहब तक। सर मेरा सवाल ये है कि अगर फायर एंड इमरजेंसी में जो धांधली हुई उसका रिपोर्ट भी आया और अब उसको एक और डाइवर्शन दिया गया, एंटी करप्शन बिल, तो उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, जबकि पिछले 4 साल से वो सड़कों पर अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला? नंबर 1। नंबर 2 मेरा क्वेश्चन है डिप्टी CM साहब से, जो टेक्निकल एजुकेशन देखते हैं।
सीएम साहब, आपने जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाए थे अपने दौर में, बहुत अच्छा स्टफ था, वेलकमिंग स्टफ था, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर वो टेक्निकल एजुकेशन कहीं नज़र नहीं आ रहा। हर जगह पर अगर आप देखेंगे इस वक्त ऑल ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है सर, वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। कहीं पर भी आपको आज की डेट में प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स कहीं में नहीं मिलेंगे आपको। और इवन दो ऑल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स जो पूरे J&K में है, उनमें भी एडमिशन जो है बिल्कुल किसी जगह पे 10 सीटें हैं, किसी जगह पे 5 सीटें हैं। और सबसे खास बात है, जो असासा हमारा था प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स, वो बिल्कुल जम्मू में भी बंद हो चुके हैं और कश्मीर डिवीजन में सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो क्लियर है ही नहीं। जो डिप्लोमा होल्डर्स है, जो मैट्रिक के बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स है सर, उनकी कहीं पर एलिजिबिलिटी है ही नहीं। अगर वो इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद क्या वो 11th पास है, क्या वो 12th पास है? और आज की डेट में सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो ये है, जबकि एक बच्चा डिप्लोमा करता है, उसको कहीं पर भी आपका जो EDI है वो उनको कहीं पर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, ना उनके लिए कोई स्कीम है, ना उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी है। ये सारी चीजें जो है इस वक्त, अगर हमारा टेक्निकल, अगर गवर्नमेंट सर्विस है ही नहीं, हम बोलते हैं आप एक मैं जवाब दे दूँ प्लीज सर। देखिए, आपका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है और सवाल है, और जहाँ तक ताल्लुक है, आपके सजेशंस भी बीच में काफ़ी सारे हैं। कभी आप मेरे पास आ जाएं, मुझे बता दें कहाँ कहाँ पे है, और कुछ चीज़ें तो हमने वहाँ पे नोटिस की हैं, जो हमने देखा है, कुछ खामियां हैं, लेकिन आप अगर बीच में आके हमें कुछ बताएंगे, सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक आपने फायर सर्विसेज के हवाले से बात की, हम भी चाहते हैं कि वो जो जिन्होंने ईमानदारी से वहाँ पे प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा लिया और क्वालिफाई किया, उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ACB के पास मामला है, उसको शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता, उनको अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धांधली है, अभी इससे पहले मुझसे सवाल पूछा गया कि जो आप अकाउंटेबिलिटी लाओगे या नहीं, यही एक तरीका है अकाउंटेबिलिटी लाने का। अगर कहीं धांधली हुई है, अगर कहीं पैसे की लेन देन हुई है, अगर कहीं पर रिक्रूटमेंट में इस तरह का हुआ है, तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो उसके लिए कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने ईमानदारी से इस सिलसिले में हिस्सा लिया है उनको फिर अपनी नौकरी और इंसाफ मिल जाना चाहिए। I request please एक ही सवाल पूछे and brief रखें, because there are lots of questions. पीरज़ादा आशिक द हिंदू। I have two questions. One for the one for the Sorry, one for who and one for who? something related to our fraternity. Oh, sorry. Elected government. First of all, thank you for inviting me. I think this is for the first time since 2019 I am invited to an auction. And most of my goodness are around that. I think I want to know. Mike, please, Mike, closer. I want to know who the information director is. Probably someone who's staying there, standing there. It's good to see him for the first time. About the fraternity. Of the J&K Information Department has been turned into an extension of J&K Police. Has been, sorry? Has been turned into an extension arm of the J&K Police, in the sense J&K Police decides which journalist who will attend the press conference, who will attend the hearings, rallies, or the to the extent who is accredited journalist. If somebody was accredited for the last 20 years, 10 years, he is dropped out of the list and not being accredited this time. Just because there is a police verification which has been brought in, which is nowhere in the rest of the country. I can be an accredited journalist if I apply in Delhi, but I can't be an accredited journalist if I apply in Kashmir. Because there is no such requirement anywhere in any part of the country as has been introduced in Delhi. One. Second question, sir. You have won elections with a massive mandate for the first time, I think, since 1860. I've taken away 1996 credit from National Conference. With this mandate, sir, you went to Delhi. You had options to go to court for statehood, but you opted to go to Delhi to those people who snatched statehood from us.
What was the thought process behind this decision to go to Delhi rather than going to the court? Well, first and foremost, the question with regard to the information department. Look, I know that there have been sort of complaints in the past in terms of journalists being accredited or invited to official functions. I think from at least this press conference, you can draw the inference that it's open to all of you to participate in, and we are not going to be sort of picking and choosing who we will speak to and who we won't. There has also in the past been this issue with regard to verification for accreditation. Soon after assuming office, even though as a union territory it's not within the sort of powers that are exercised by the elected government, I did have a conversation with the ADG in charge of CID to particularly talk about this issue of accreditation and CID verification. And I'm hoping that some of these complaints that have existed in the past will be done away with. I don't want to say more than that. Your second question was, what was the thought process behind going to Delhi rather than going to court? Simply that going to court would be a fight. A fight is never your first option. A fight should always be your last option. Your first option is to remind Government of India of the promise they've made. If Government of India had not promised that statehood would be restored, if the Supreme Court had not talked about restoration of statehood at the earliest opportunity, then I guess our first option would have been the court. But given that the Prime Minister, Home Minister, others, whether in Parliament, whether in public meetings, whether in private meetings, they have committed themselves to restoring statehood to Jammu and Kashmir. Clearly, we have to give them the first opportunity to restore it. Every government or every individual has the right of recourse to courts, but that was never going to be our first option. It would always be the last one. Nasil Ganayam. Mr. Chief Minister, sir, last year in August you said that it would be very difficult for you to become Chief Minister of JNT given the Union Territory status. I will not quote exact quote of yours, but 2 months now in power, how do you see yourself as a Chief Minister, as an empowered Chief Minister? And my second question is about whether we will see any progress regarding appointment of adequate journalists or opening of the press club, given the BJP saying all 39 departments are with the Chief Minister of Jammu and Kashmir except the Home Department. Do we see progress on these issues? No, but it's a fact that all departments are with the elected government other than law and order and security. There are parts of the Home Department also that the elected government looks after. So that is neither here nor there. I mean, how can I tell you that I see myself as an empowered Chief Minister if one of the first things I did was to remind Government of India to fulfill its promise of statehood? No Chief Minister of a Union Territory is as empowered as the Chief Minister. No Chief Minister of a Union Territory is as empowered as the Chief Minister of a state. That is a fact. There's no point living in denial. If I was as empowered in a Union Territory as a state, why would I be bothered about getting statehood back then? I would be quite happy to continue as a Union Territory. But that is not the case, which is why we want the promise and the commitment made to the people of Jammu and Kashmir fulfilled at the earliest. That's it. Amritpal Singh तो अब सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से एक विशेष धर्म को लेकर प्रचार किया जाता है, कश्मीर को लिंक करने की कोशिश की जाती है उसके अंदर, तो कश्मीर की जो संस्कृति और धरोहर है उसको बचाने के लिए खास करके सूफीज्म की बात करें तो क्या स्टेप उठाएगी सरकार? नहीं, सवाल का पहला हिस्सा क्या था? किसी एक विशेष धर्म के साथ जोड़कर जो है कश्मीर का प्रचार किया जाता है
जबकि कश्मीर में देखा जाए धर्मनिरपेक्षता की हमेशा मिसाल रही है, चाहे वो हमने तो बार बार इस चीज़ का सबूत दिया है। इसके लिए हुकूमत को कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद करते हैं। अब पिछले दिनों जब बर्फबारी हुई और हमारे जो मेहमान बर्फ की वजह से फंस गए थे, हुकूमत ने लोगों को मजबूर नहीं किया था कि वो अपनी दुकानें खोलें, अपने घर खोलें, अपनी मस्जिदें खोलें। लोगों ने खुद किया, अपनी मर्जी से किया, चाहे बानीहाल हो, चाहे काजीगुंड हो, चाहे गुंड और सोनमर्ग के इलाके में हो। लोगों ने इन मेहमानों को घरों गाड़ियों से निकाल के कहा कि आप मत करिए कोशिश, आइए हमारे घर में रात को रहिए, दूसरे दिन हम आपको सही सलामत श्रीनगर पहुंचा देंगे, बिना मजहब मिलत। और मैंने ये कहा, इसमें हुकूमत ने कोई इसमें उन लोगों पर दबाव नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि डीसी हजरात ने या डिपकॉम साहब ने उन लोगों को कहा कि आप ज़बरदस्ती अपने मस्जिद खोलो या दुकानें खोलो या मकान खोलो। उन्होंने अपनी मर्जी से किया। यही जम्मू कश्मीर है और इसी जम्मू कश्मीर को लोग खुद बचाएंगे। हुकूमत को इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब जब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी लोग खुद ब खुद करेंगे।